हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डिविडेंड होता क्या है। तो सेक्शन 2 क्लोज 35 में डिस्कस किया कि डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है। और हमने डिस्कस किया सेक्शन 123, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेक्शन 124। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है? ऑब्वियसली 125, ठीक है, दिस ऑफ आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जैसे आपको याद ही होगा कि हमने डिस्कस किया था 124 में कि डिविडेंड अगर 7 साल तक पे नहीं किया जाता, जब डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद अगर 7 साल तक नहीं पे होता तो उसके बाद कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? आईईपीएफ अकाउंट में। और वो वाले शेयर्स जिसके ऊपर ये डिविडेंड नहीं दिया गया, वो शेयर्स भी कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? आईईपीएफ अकाउंट में। अब इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आईईपीएफ में जाती हैं। दो तो हमने बात कर ली कि जो डिविडेंड है 7 साल तक पे नहीं हुआ, और जो शेयर्स जिसके ऊपर ये डिविडेंड पे नहीं हुआ, ठीक है, ये तो हमने 124 में डिस्कस कर लिया। उसके अलावा काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आईईपीएफ में ट्रांसफर होती हैं। उसके अलावा इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि आईईपीएफ अथॉरिटी के बारे में, ठीक है, आईईपीएफ अथॉरिटी क्या है, उसका काम क्या होता है। उसके अलावा हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करेंगे वो है कि जो आईईपीएफ है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कि कौन कौन सा पैसा आईईपीएफ में जाएगा, और दूसरा जो आईईपीएफ का यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे होता है। ये दो कॉन्सेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 125 में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सेक्शन क्या है? 125। उस कॉन्सेप्ट किसका है? आईपीएफ का, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। पहला है अमाउंट गिवन बाय वे ऑफ ग्रांट्स आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ फॉर बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फंड। ठीक है, यह कहने हैं कि कौन कौन सी अमाउंट जो है वो आईपीएफ में जाएगी। पहली बात तो ये फंड कौन सेटअप कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कौन कौन सी अमाउंट है जो आईपीएफ में ट्रांसफर की जाएगी? तो पहली ये कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेके, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दी, ठीक है, डिसाइड हुआ वहाँ पार्लियामेंट ने जो पास किया कि हाँ ये पैसा क्या है कि आईपीएफ में ट्रांसफर किया जाएगा, तो अमाउंट क्या है आईपीएफ में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट्स आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, आपने पूरा लिखना है, ठीक है, अपने एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, एसजी सीजी नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। डोनेशंस बाय गिवन बाय सीजी एसजी कंपनीज और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई कंपनी जो डोनेशन देती है, और डोनेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? आईईपीएफ में। ठीक है, जो स्पेसिफिकली किस काम के लिए दी गई है? आईपीएफ में, आईपीएफ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है अनक्लेम्ड एंड अनपेड डिविडेंड। ठीक है, जो हमने पढ़ा कि अभी जो 124 में तो पढ़ा हमने कि जो डिविडेंड 7 साल तक अनक्लेम्ड रहता है, अनपेड रहता है, तो कहाँ ट्रांसफर होगा? आईईपीएफ अकाउंट में। उसके अलावा जो कहते हैं कि अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैड बीन ट्रांसफर टू दैट अकाउंट अंडर सेक्शन 5 और सेक्शन 205A of the Companies Act 1956 added stood immediately before the commencement of the Companies Amendment Act 1999 and remaining unpaid or unclaimed on the commencement of this act। ये आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल कह रहे हैं कि इस एक्ट के आने से पहले जो पिछला एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, उस एक्ट के तहत जो जनरल रेवेन्यू अकाउंट था उसमें जो बैलेंस था, ठीक है, वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ये एक्ट आने के बाद इस आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये बहुत पुरानी बात होगी, 7-8 साल पुरानी बात हो चुकी है। ठीक है, अब कहते हैं कि ऐसी ये भी पुरानी बात है कि जब कंपनीज एक्ट 1956 खत्म हुआ, नया कानून आया हमारा ये वाला कंपनीज एक्ट 2013, तो कहते हैं उस समय जो आईपीएफ था, ठीक है, पुराने कानून के तहत, जो पुराना कानून था कंपनीज एक्ट 1956, उसके तहत भी आईपीएफ था। ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो कौन से सेक्शन में था? 205C में। अब कौन सा? 125 में। तो 205C सेक्शन था पुराने कानून में, उसके तहत क्या है कि आईपीएफ मेंटेन किया जाता था। अब पुराने कानून के तहत जो आईपीएफ था उसमें जो बैलेंस था कि वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस एक्ट के तहत, जो आईपीएफ बना नया 125 सेक्शन के तहत, उसमें कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर है कि आईपीएफ जो अकाउंट है उसमें से जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसमें से जो इनकम आएगी, ब्याज, डिविडेंड, कुछ भी है, तो सारा किस में कर दिया जाएगा? ट्रांसफर आईपीएफ में ही कर दिया जाएगा। उसके अलावा अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 4 के तहत। ठीक है, उसके अलावा जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, हम शेयर होल्डर से एप्लीकेशन मनी लेते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन मनी हमने ले तो ली पर उसको शेयर अलॉट नहीं हुए, और वो जो एप्लीकेशन मनी थी वो पेंडिंग फॉर रिफंड है। अब जो रिफंड के लिए वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड।
ठीक है, मान लीजिए एप्लीकेशन मनी आई, अब शेयर्स तो अलॉट नहीं हुए, ठीक है, उसके अब क्या है कि उसको जो एप्लीकेशन मनी है वापस करनी है, तो वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है, आउटस्टैंडिंग खड़ी है। मेच्योर डिपॉजिट्स, ठीक है, विद कंपनीज अदर देन बैंकिंग कंपनीज, लोग जो डिपॉजिट जमा करवाते हैं, ठीक है, सेक्शन 73 में, 74 में, ठीक है, तो डिपॉजिट्स कंपनी ने एक्सेप्ट किए हैं, वो आउटस्टैंडिंग पड़े हैं पेमेंट के लिए, तो वो वाले हो गए, ठीक है। ऐसे ही मेच्योर डिबेंचर्स हो गए। फिर कहते हैं कि इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द अमाउंट्स रेफर टू इन द अबव क्लोजेस, ठीक है, बेशक वो एप्लीकेशन मनी थी, ठीक है, डिबेंचर्स थे, डिपॉजिट थे, उसमें मान लीजिए कोई अमाउंट आउटस्टैंडिंग खड़ी है, ठीक है, उस पर जो ब्याज है वो भी इसमें आ गया। फिर कहते हैं कि सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर अराइजिंग आउट ऑफ इशूंस ऑफ बोनस शेयर, कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, मान लो कंपनी ने दो के बदले तीन के बदले दो शेयर इशू करने थे, तीन के बदले दो, अब किसी के पास 10 शेयर है, ठीक है, किसी के पास क्या है 10 शेयर है मान लो, उसको तीन के बदले दो शेयर इशू होने थे, तो शेयर इशू कितने होने हैं उसको 6.67, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, उसको 7 शेयर इशू कर दिए, बनते कितने थे इतने, इशू कितने कर दिए 7, अब जो 0.33 जो एक्स्ट्रा इशू हुआ, उसके मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है, उसे 33 रुपये कैश में ले लिए, तो कंपनी इस प्रकार से जो बोनस इशू का जो फ्रैक्शनल शेयर इशू करती है, उसकी जो सेल प्रोसीड्स है वो कहाँ ट्रांसफर कर दी जाएगी, आईईपीएफ अकाउंट में, ठीक है। सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर अराइजिंग आउट ऑफ इशूज ऑफ बोनस शेयर्स, ठीक है। फिर है कि रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर 7 years और मोर, ठीक है। ऐसे क्या है कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उसके बाद वो आउटस्टैंडिंग फॉर रिडम्पशन है, अब 7 साल हो चुके हैं, अभी वो पेंडिंग ही खड़े हैं रिडम्पशन के लिए, तो वो पैसा भी कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, आईपीएफ में, कोई और अमाउंट जो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि एज पर द रूल्स। अब ध्यान रखिए, कहते हैं कि कोई भी अमाउंट जो क्लोज एच से लेके जे तक है, shall form part of a fund unless such amount has remained unpaid for a period of 7 years from the date it becomes due for payment। कौन सी कह रहे हैं, एच से लेके जे तक, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है जी। बेशक वो एप्लीकेशन मनी थी, ठीक है, बेशक वो डिपॉजिट्स था या डिबेंचर था, ठीक है, तो इनमें इन केसेस में क्या है, एच आई जे के केस में क्या है कि 7 साल तक पैसा आउटस्टैंडिंग रहा है इनका, ठीक है, डिबेंचर्स का, डिपॉजिट्स का, ठीक है, एप्लीकेशन मनी का 7 साल तक पेमेंट रहा, आउटस्टैंडिंग रही, ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा आईईपीएफ अकाउंट में। यानी कि क्या क्या 7 साल वाला केस आ गया, 7 years वाले कौन कौन से केस आ गए देखो, पहला तो जो डिविडेंड था तो आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद, ठीक है, तो डिविडेंड हो गया, उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर भी हो गए, ठीक है, दे आर ड्यू फॉर रिडम्पशन, उसके बाद भी 7 साल तक वो ड्यू नहीं हो पाए, तो कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आईईपीएफ में। उसके अलावा एप्लीकेशन मनी हो गई, के अलावा क्या हो गया, एप्लीकेशन मनी हो गई, एप्लीकेशन मनी के अलावा क्या हो गया, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, और क्या है, डिपॉजिट्स हो गए। इन पांचों ही केसेस में क्या है, मतलब एक 6वां केस भी है, शेयर्स, ठीक है, आपको याद होगा कि जो शेयर्स थे जिनके ऊपर डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, अगर वो भी क्या है कि अगर जो डिविडेंड जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग था, तो 7 साल बाद उन्हें भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आईईपीएफ में एज पर सेक्शन 124, ठीक है। तो आपको याद रखना है, तो डिविडेंड 7 साल तक पे नहीं हुआ, या प्रेफरेंस शेयर रेडी फॉर रिडम्पशन है, ठीक है, ड्यू फॉर रिडम्पशन है बट रिडीम नहीं होते 7 साल तक, वो हो जाएगा। उसके अलावा कोई एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, जहाँ शेयर्स अलॉट नहीं हुए, ठीक है, अब वो एप्लीकेशन मनी क्या है, ड्यू फॉर रीपेमेंट है, ठीक है, रिफंड है, तो वो पैसा जो है कहाँ ट्रांसफर होगा, आईपीएफ में। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, जिनका पैसा नहीं दिया गया अभी तक, ठीक है, या फिर जो जिन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया गया एज पर 124 सेक्शन, तो वो शेयर्स भी कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आईपीएफ अकाउंट में। उसके अलावा आईपीएफ अकाउंट में से जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आएगी वो भी कहाँ जाएगी, आईईपीएफ अकाउंट में चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो जनरल रेवेन्यू अकाउंट था अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, उसका पैसा भी कहाँ जाएगा, ठीक है, इसी आईपीएफ अकाउंट में जाएगा। और उसके अलावा सेक्शन 205C था पुराने कानून में, फिर जो बैलेंस था आईपीएफ का वो भी कहाँ जाएगा, इसी अकाउंट में चला जाएगा, आईपीएफ में चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनी से या किसी और इंस्टीट्यूशन से कोई ग्रांट आती है, ठीक है, डोनेशन आती है, और डोनेशन भी इसमें चली जाएगी। उसके अलावा पार्लियामेंट कोई ग्रांट अप्रूव करती है आईपीएफ अकाउंट के लिए, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने प्रॉपर अप्रूव की है, तो वो ग्रांट भी कहाँ जाएगी, इसी आईपीएफ अकाउंट में चली जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईपीएफ में कौन कौन सा पैसा जाता है, ठीक है जी। तो चलिए समराइज करके भी लिख दिया मैंने, डिविडेंड हो गया, डिपॉजिट्स है, डिवेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर है, एप्लीकेशन मनी है,
हाँ, एक फ्रैक्शनल शेयर्स का भी था, ठीक है, सेल ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स है, ठीक है, तो उसका पैसा भी कहाँ चला जाएगा, आईपीएफ में। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आईपीएफ में कौन सा पैसा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसका पैसा इस्तेमाल कहाँ होगा आईपीएफ का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब कहते हैं कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। अब कल को जिसे हमने आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया है, कल को जिसके ये पैसे रहते थे, ठीक है, तो पैसा लेने आ गया तो एज पर द रूल्स वो क्लेम कर सकता है। उनके पैसे उनको वापस देने के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा जो इन्वेस्टर की एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन्वेस्टर्स जो केस कंटेस्ट करना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर की एसोसिएशन है मान लीजिए, अब वो इन्वेस्टर के बिहाफ पे केसेस कंटेस्ट करती है। अब उन केसेस के उनके लीगल खर्चे आते हैं वकीलों वगैरह के, तो वो क्या है कि आईपीएफ फंड में से दिए जा सकते हैं उनको, ठीक है जी। तो चलिए, बिल्कुल सिंपल है ये। पहला है कि रिफंड, जो इनका मेच्योर डिपॉजिट्स, मेच्योर आपका डिवेंचर्स हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिविडेंड है, जो भी इनका मेच्योरिटी के लिए खड़ा है आउटस्टैंडिंग, जो उनका जो बनता है वो उनमें दिया जा सकता है। द रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मेच्योर डिपॉजिट्स, मेच्योर डिवेंचर्स, एप्लीकेशन मनी, जो भी था, इंटरेस्ट, ठीक है, दिया जा सकता है इनको। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, तो एजुकेशन की अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। Distribution of any disgorged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, shareholders, debenture holders, or depositor who have suffered losses due to the wrong action by any person in accordance with the orders made by court which had ordered disgorgement। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, ठीक है, मान लीजिए ऐसा होता है कि जैसे मान लो प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देके, प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी देके, ठीक है, शेयर्स इशू किए गए। अब प्रोस्पेक्टस में जो गलत जानकारी दी गई थी उस कारण से कुछ इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ, ठीक है। अब जो उस बंदे ने जो प्रॉफिट कमाया, इस बंदे ने गलत जानकारी दी, बेशक हो सकता है प्रमोटर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एमडी वगैरह हो, तो उनसे जो पैसा जब्त किया जाएगा, ठीक है, उस पैसे का इस्तेमाल भी क्या है कि जो है क्या इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको पे करने में किया जा सकता है, ठीक है। तो आईपीएफ में जो पैसा होगा, ठीक है, अब जो डिस्गोस्ड अमाउंट है पहले आईपीएफ में डाल दी जाएगी। अब वो आईपीएफ का पैसा कहाँ है, जिन लोगों का नुकसान हुआ उनकी नुकसान की भरपाई करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब लीगल एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बताया, रीएम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस incurred in pursuing class action suits under section 37 and 245 by members, debenture holders or depositors as may be sanctioned by the ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल बोल तो एनसीएलटी, ठीक है। तो जो क्लास एक्शन सूट कंटेस्ट करेंगे, क्लास एक्शन सूट क्या है, कुछ एक पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स हो गए, पर्टिकुलर क्लास के डिवेंचर होल्डर्स हो गए, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्लास, ठीक है, कोई केस करती है किसी कंपनी के खिलाफ या प्रमोटर्स के खिलाफ मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या है, क्लास एक्शन सूट बोलते हैं, पर्टिकुलर क्लास के लोग, ठीक है। अब उस क्लास एक्शन सूट को मेंटेन करने के लिए वकीलों का खर्चा आएगा, लीगल खर्चे होंगे, तो लीगल खर्चे को क्या है कि बियर किया जा सकता है आउट ऑफ आईपीएफ। या फिर क्या है कि एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इंसिडेंटल देयर टू क्या है, इसी प्रकार का कोई पर्पस जिस पर्पस के लिए ये फंड बनाया गया। अब ये फंड बनाया किस लिए गया है, इन्वेस्टर की एजुकेशन, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस के लिए। तो ऐसी कोई प्रोटेक्शन, अवेयरनेस या एजुकेशन के लिए कोई और खर्चा निकल आता है कल को, तो वो भी दिया जा सकता है। तो क्या क्या खर्चे आगे तो आईपीएफ में से किए जा सकते हैं, ठीक है। एक तो इन्वेस्टर की एजुकेशन, प्रोटेक्शन, अवेयरनेस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा जो क्लास एक्शन सूट वगैरह है, ठीक है, अब उसमें जो खर्चा आएगा, लीगल खर्चे आएंगे, उसके लिए किया जा सकता है। अब जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, डिपॉजिट्स हैं, एप्लीकेशन मनी है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिविडेंड है, उनकी पेमेंट के लिए, वापसी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर डिस्गोज्ड अमाउंट वाला एक पॉइंट था, ठीक है। और क्या है, एनी अदर पर्पस इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है, एज पर द रूल्स। अगर जैसे मैंने समझाया आपको कि डिस्गोज्ड अमाउंट क्या होती है, रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिस्गोजमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। डिस्गोजमेंट क्या है कि जो उससे बंदे से जब्त कर लिया, इस बंदे ने नाजायज़ तरीके से पैसा कमाया, वो पैसा वापस ले लिया गया, दैट इज कॉल्ड डिस्गोजमेंट। वो डिस्गोजमेंट का पैसा क्या है, इन्वेस्टर को दिया जा सकता है जिनका ये नुकसान हुआ है, ठीक है जी। आप कहते हैं कि क्लेम फ्रॉम द फंड, जैसे हमने बात किया कि डिवेंचर्स होल्डर्स हैं, डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं जिनका डिविडेंड रहता है, वो पैसे क्या है कि आईपीएफ में से क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम कैसे करेंगे, एज पर द रूल्स, एज पर द रूल्स, ठीक है। ये 7 साल के बाद जो होगा, ठीक है, 7 साल तक तो वेट की गई,
तो 7 साल तक अगर नहीं पे हुआ ये, ठीक है, तो कहाँ ट्रांसफर हुआ? आईपीएफ में। अच्छा, आईपीएफ में ट्रांसफर हो गया 7 साल के बाद, तो आईपीएफ में पड़ा हुआ पैसा तो क्लेम किया जा सकता है तब भी, बट एज पर द रूल्स, सिंपल। ए पर्सन हुज अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड is transferred to IEPF account under the provisions of Companies Act 2013 shall be entitled to get the refund of such amount after the expiry of 7 years as per the prescribed rules। ठीक है, तो जो अनपेड अनक्लेम डिविडेंड है, तो 7 साल के बाद भी क्या है कि 7 साल पूरे हो गए तो कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? आईपीएफ में, एज पर सेक्शन 124 जो किया गया था। तो कहते हैं कि ठीक है, उसे एज पर सेक्शन 125 क्लेम किया जा सकता है, बट एज पर रूल्स। ठीक है, फिर एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड टू अमाउंट ट्रांसफर्ड अंडर द आईपीएफ अकाउंट अंडर दिस एक्ट मे अप्लाई टू द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीजी फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड। तो कहते हैं कि इसके लिए अप्लाई किसको करना पड़ेगा? एप्लीकेशन किसको लगानी पड़ेगी? टू आईईपीएफ अथॉरिटी। ठीक है, ये जो पैसा है ये क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन किसको लगानी है? आईईपीएफ अथॉरिटी को। फिर है कि अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, एक नोटिफिकेशन निकालेगी। ठीक है, कि एक नोटिफिकेशन निकालेगी जिसके तहत क्या है कि आईपीएफ अथॉरिटी बिठाई जाएगी। ठीक है, वो आईपीएफ अथॉरिटी क्या है कि इसको एडमिनिस्टर करेगी, इस फंड को। ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को। सीजी शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट अथॉरिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, फंड बोले तो आईपीएफ। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन, चेयरपर्सन एंड ए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड सच अदर मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 7 एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट। एक चेयरपर्सन हो गया, ठीक है, एक सीईओ हो गया, और अब तो 7 मेंबर हो गए। अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप कहते हैं कि जो चेयरपर्सन है कौन होगा? द सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द अथॉरिटी। जो एमसीए का सेक्रेटरी है, ठीक है, एमसीए का जो सेक्रेटरी है वो क्या होंगे? ठीक है, इसके चेयरमैन होंगे। ठीक है, चेयरपर्सन होंगे किसके? आईपीएफ के। आईपीएफ अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? एमसीए का जो सेक्रेटरी है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। अब एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है कि जब तक ये सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा है बंदा, ठीक है, ये इंसान जब तक सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा है एमसीए में, तब तक क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो चेयरपर्सन रहेगा इसमें। ठीक है, जैसे ही सेक्रेटरी की पोस्ट गई तो यहाँ पे जो आईपीएफ अथॉरिटी के तौर में जो उसकी चेयरपर्सन की पोस्ट है वो भी गई। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? तो एक पोस्ट के कारण आपको दूसरी पोस्ट मिल जाती है। ठीक है, अब एमसीए का सेक्रेटरी होने के कारण इसको आईपीएफ अथॉरिटी के चेयरपर्सन की पोस्ट मिली। अब जैसे ही क्या है कि एमसीए के सेक्रेटरी की पोस्ट गई तो साथ ही क्या है कि जो आईपीएफ अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन की पोस्ट है वो भी चली जाएगी। ठीक है जी। फिर कहते हैं कि हु शैल बी सीईओ। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए सीईओ ऑफ द लेवल ऑफ एसएजी रैंक इन इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज और सिमिलर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी। सिंपल है ये तो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी सीईओ को, ठीक है, जो एसएजी लेवल का होगा। ठीक है, इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज और सिमिलर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। फिर कहते हैं कि अब मेंबर जो है कहते हैं अप टू 7 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कौन होंगे? एक आरबीआई का नॉमिनी होगा ऑफ द रैंक ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और अबव एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। ठीक है, तो यानी कि जो आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे है, ठीक है, तो उसको नॉमिनेट कर सकती है आरबीआई किसे? एज ए मेंबर। ठीक है, और एक्स ऑफिशियो लिखा है यानी कि जब ये बंदा तब तक क्या है कि इसका मेंबर रहेगा आईपीएफ का। ठीक है, जब तक क्या उसकी वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट चल रही है आरबीआई में। जैसे ही आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट गई, साथ में ही यहाँ वाली पोस्ट भी चली गई। फिर एक ऐसे ही है, एक सेबी नॉमिनेट करेगी। ठीक है, वो भी उनका क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, या उससे ऊपर की पोस्ट का है, ठीक है, एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर क्या है कि एन एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट, तो बड़े बड़े नामी गिरामी जो वकील टाइप हो गए, ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी एक जो, ठीक है, एक प्रख्यात जिसको कह सकते हैं, ठीक है, जो फेमस जो क्या है लीगल एक्सपर्ट है। 3 members having experience of working for at least 15 years in investor education and or protection and have a good standing to be nominated by सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 लोग कौन है जिनका एक्सपीरियंस रहा है इन्वेस्टर की एजुकेशन में, प्रोटेक्शन में, उनके अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जिनका कम से कम तजर्बा कितना है? 15 साल का। ठीक है, ये कौन लोग अपॉइंट करेंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो क्लियर है, एक तो हो गया चेयरपर्सन। अब चेयरपर्सन कौन हुआ? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर है किसका? ठीक है, एमसीए का जो सेक्रेटरी है। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है एमसीए का, वो क्या है कि एक्स ऑफिशियो क्या होगा? चेयरपर्सन होगा किसका? आईपीएफ अथॉरिटी का। और जो सीईओ है, ठीक है, वो कौन है?
जो एसएजी रैंक का है इन कंपनी लॉ सर्विसेज, ठीक है, वो इसमें क्या होगा, ठीक है, सीईओ होगा। उसके अलावा एक जो है मेंबर नॉमिनेट कौन कर रहा है, ठीक है, आरबीआई नॉमिनेट कर रहा है, जो आरबीआई में क्या है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट पे है, ठीक है, ये भी एक्स ऑफिशियो है, ठीक है। उसके अलावा सेबी जो अपना एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट पे है उसे नॉमिनेट करेगी यहाँ पे एज ए मेंबर, ठीक है, ये भी क्या है एक्स ऑफिशियो है। उसके अलावा कहते हैं कि 3 जो लोग हैं, ठीक है, 3 जो मेंबर हैं वो क्या है कि कौन नॉमिनेट करेगी, ठीक है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जो क्या है जिनका तजर्बा है इन्वेस्टर की एजुकेशन प्रोटेक्शन वगैरह में, ठीक है। और एक क्या होगा, एक लीगल एमिनेंट एक्सपर्ट होगा, ठीक है, एमिनेंट एक एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट होगा जिसे नॉमिनेट कौन करेगी, सीजी, ठीक है। फिर कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोवाइड द टू द अथॉरिटी सच ऑफिसर्स एम्प्लॉइज एंड अदर रिसोर्सेज एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस आईपीएफ अथॉरिटी को जो भी ऑफिसर्स देने हैं, ठीक है, अभी काम तो करना है, ठीक है, ऑफिसर्स देने हैं या जो भी रिसोर्सेज देने हैं वो एज पर द रूल्स देगी, सिंपल। फिर कहते हैं कि क्वालिफिकेशन ऑफ सच पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर्स बाय ट्रांसफर डेपुटेशन फ्रॉम इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज टू अथॉरिटी। अब एनी आ गया तो कहीं से भी आ गया, बात खत्म, ठीक है। तो कहाँ से भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय ट्रांसफर या डेपुटेशन फ्रॉम इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज टू अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब आईपीएफ अथॉरिटी, एज पर द डिटेल्स गिवन इन एनेक्सर 1, दैट इज सीनियर मैनेजर ऑफ अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल, सीनियर मैनेजर ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, लीगल मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एक्सेट्रा। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि जो अपॉइंट करती है, ठीक है, जो ऑफिसर्स क्या हैं कि जो इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज में हैं, तो या फिर किसी और जो ऑफिसर्स हैं इनके उनको क्या है कि डिप्यूट कर सकती है या ट्रांसफर कर सकती है। तो कहती है कि अथॉरिटी में आउटसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर सच अदर सपोर्टिंग स्टाफ टू असिस्ट दिस ऑफिसर्स as it considered necessary for the efficient discharge of its functions under this act in consultation with the central government। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो आईपीएफ अथॉरिटी को लगता है यार ये फंक्शन तो हमें क्या है कि आउटसोर्स कर देने चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके आईपीएफ अथॉरिटी कुछ फंक्शंस को अगर आउटसोर्स करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है। सीईओ विल बी द कन्वीनर ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। अब मीटिंग कब बुलानी है, कितने बजे होगी, ये जो मीटिंग्स वगैरह है उसकी कन्वीन कौन करेगा, सीईओ, ठीक है। नेक्स्ट भी सिंपल ही है ऐसे ही, अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स, ये बेर रीडिंग है वैसे सेक्शन की, तो इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था, एक तो आईपीएफ में पैसा कौन कौन सा आएगा, उसके अलावा उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। सेपरेट अकाउंट्स एंड रेलिवेंट रिकॉर्ड्स इन रिलेशन टू फंड कैन बी मेंटेन्ड बाय द अथॉरिटी, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आईपीएफ अथॉरिटी पूरे अकाउंट्स मेंटेन करेगी अपनी कि कितना पैसा आईपीएफ में आया, कितना हमने इस्तेमाल किया, कितना खर्चा किया, जो भी है, कि कितना इस पर ब्याज वगैरह आया, ठीक है। ये सारे जो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ये इन कंसल्टेशन विद द कैग करने हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर कहते हैं द अकाउंट्स ऑफ द फंड शैल बी ऑडिटेड बाय द कैग एट द स्पेसिफाइड इंटरवल्स एंड सच ऑडिटेड अकाउंट्स टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू एनुअली बाय अथॉरिटी टू सीजी, ठीक है। अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड एट द प्रिस्क्राइब्ड टाइम शैल, ठीक है, यहाँ पे क्या एनुअल रिटर्न, एनुअल रिपोर्ट सॉरी, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम गिविंग full account of activities carried through financial year and forward a copy of the same to CG and CG shall cause the copy of annual report along with the audit report of SCAG to be placed before both houses of parliament। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं, तो देखो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं आईपीएफ अथॉरिटी ने ये प्रिपेयर करेगी इन कंसल्टेशन विद द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो आईपीएफ अथॉरिटी के जो अकाउंट्स हैं उसको ऑडिट कौन करेगा, क्या है उसको ऑडिट करेगी। उसके अलावा क्या है कि जो आईपीएफ अथॉरिटी है एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगी, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट जो है वो कैग को फॉरवर्ड कर देगी आगे, कैग आगे सीजी को फॉरवर्ड कर देगी, ठीक है, ठीक है जी। और जो सीजी है वो कहाँ पे रखेगी, इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो देखिए अब एक बार दोबारा इसको हम थोड़ा सा समअप करते हैं सेक्शन 125 को, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आईपीएफ में, एक तो क्या है कि इसमें जो कौन कौन सा पैसा आएगा, सोर्सेज क्या हैं इसके, ठीक है, इसका जो सोर्सेज है वो कौन से हैं वो हमने डिस्कस किया। एक तो जो डिबेंचर्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, डिविडेंड है, कि एप्लीकेशन मनी है या प्रेफरेंस शेयर है, जिसमें क्या है कि 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पैसा क्या अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पैसा अभी भी
आउटस्टैंडिंग है। उसके अलावा क्या है कि सेक्शन 205A था पुराने कानून में, ठीक है, उसमें जो जनरल रेवेन्यू अकाउंट था, ठीक है, या फिर 205C था IPF का, उसमें जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, पुराने कानून के तहत यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, वो पैसा सारा इसमें आ जाएगा। उसके अलावा IPF में से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर जो इनकम आएगी, इंटरेस्ट वगैरह, वो भी कहाँ चला जाएगा, IPF अकाउंट में वो भी चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कंपनीज से या किसी इंस्टीट्यूशन से जो डोनेशंस आएंगी वो भी आएंगी। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट के जरिए कोई अमाउंट अप्रोप्रिएट करती है, यानी कि पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दी है, ठीक है, वो अमाउंट जो यानी ग्रांट जो है वो भी IPF में चली जाएगी, ठीक है। चलिए, उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि IPF का पैसा इस्तेमाल कहाँ पे होगा। तो हमने बात की कि IPF का पैसा, एक तो जो उसका पैसा रहता है उनको वापस देने में यानी कि इस्तेमाल किया जाएगा, रिफंड में अगर वो क्लेम करते हैं, ठीक है, में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि जो इन्वेस्टर की एजुकेशन है, प्रोटेक्शन है, अवेयरनेस है, उसमें इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्लास एक्शन सूट वगैरह है जो है, ठीक है, एज पर कंपनी लॉ, ठीक है जी, उसमें जो पैसा लगेगा, लीगल खर्चे आएंगे, उसको रीएम्बर्स करने के लिए दिया जा सकता है पैसा, ठीक है। उसके अलावा इसी प्रकार की कोई सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उन पर भी खर्चा जा सकता है एज पर द रूल्स। फिर हमने डिस्कस किया कि इसके अकाउंट्स मेंटेन कौन करेगा। IPF अथॉरिटी क्या है कि अकाउंट्स मेंटेन करेगी, ठीक है, और जो मेंटेन करेगी वो एज पर द इन कंसल्टेशन विद द क्या है कि कैग करेगी, और ऑडिट कौन करेगा अकाउंट्स को, कैग ही करेगी। अब कैग क्या है कि जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं प्लस एक एनुअल रिपोर्ट है उसको सबमिट, मतलब IPF अथॉरिटी किसको दे देगी, कैग को देगी, कैग किसको देगा, CG को देगा, CG क्या करेगी, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट के, वहाँ दोनों रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट को प्लस क्या है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको वहाँ प्रेजेंट कर देगी फॉर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। और IPF अथॉरिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसमें एक क्या होगा, एक तो होगा चेयरपर्सन, एक क्या होगा CEO, और क्या है अप टू 7 मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन की हमने बात की कि चेयरपर्सन कौन होगा, जो MCA का सेक्रेटरी है, ठीक है, वो एक्स ऑफिशियो यहाँ पे होगा, ठीक है अपना। और दूसरा क्या है कि अपना जो CEO है, CEO कौन है, ठीक है, जो एक क्या है कि जो अपना SAG की सर्विस में है, ठीक है, SAG रैंक का लेवल का जो है, ठीक है, वो किसमें क्या होगा, CEO होगा, और CEO ही क्या है, कन्वीनर होगा IPF का, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जो अप टू 7 मेंबर्स हैं, एक कौन है, ठीक है, एक तो है कि जो सेबी ने नॉमिनेट किया है अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट का, ठीक है, जो भी एक्स ऑफिशियो है ये। और RBI जो है, RBI ने क्या किया है, अपना जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट का जो है, ठीक है, उसको भी क्या है कि यहाँ मेंबर नॉमिनेट किया है, एक्स ऑफिशियो है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी जो क्या है कि एक एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट है, और 3 अप टू 3 क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी जिनका इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन में, अवेयरनेस में, एजुकेशन में इनका योगदान रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल था ये IPF का। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, मेन क्या होता है, मेन होता है कि चीज़ों को आपने पहले तो होता है कि अच्छे से रीड करो, ठीक है, पढ़ना जब होता है ना, एक बार रीड करना होता है, ठीक है, उसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा, फिर उसको रिटेन कर लिया, ठीक है। आपने ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि आपने पढ़ा और आगे चल दिए, ठीक है, पहले उसको सोचा कि हाँ भी इसमें हुआ क्या है, तो जैसे मैं बोल के देखता हूँ, ठीक है, कि हाँ भी ऐसे ऐसे था, ठीक है, देखो भी कहाँ में से गलती हो रही है, वो वहाँ से देख लिया एक बार, मतलब आपने पक्का कर लिया साथ में, कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि डिविडेंड एंड अदर राइट्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब देखिए ये 126 है किस चीज़ का, 126 सेक्शन है कि डिविडेंड टू बी केप्ट इन अबेयंस। अब होता क्या है कि कई बार मान लीजिए शेयर्स दिए गए हैं कंपनी को फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, मैंने आपको शेयर ट्रांसफ़र किए, ठीक है, अब जो ट्रांसफ़र की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपनी के पास पेंडिंग है। मान लीजिए कंपनी जो शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, तो रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास पेंडिंग है। अब डिविडेंड देना किसको है ये भी पता नहीं है, ठीक है, या कोई और कारण है जिससे अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका जो ओनर है वो कौन है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग ऑनरशिप है, ठीक है, या पता नहीं लग पा रहा, ठीक है, अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो पेंडिंग है, तो उस दौरान क्या होता है कि डिविडेंड किसी को दिया ही नहीं जाता, डिविडेंड किसी को दिया ही नहीं जाता। अब मान लो कि जो शेयर्स है वो रजिस्ट्रेशन के लिए पेंडिंग है, मैंने आपको शेयर ट्रांसफ़र किए, ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन वो पेंडिंग है विद द कंपनी, ठीक है, तो कंपनी डिविडेंड ना मुझे देगी ना आपको देगी। बट मान लीजिए जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर मतलब ट्रांसफ़र करने वाला, तो ट्रांसफरर है कंपनी को राइटिंग में दे दे कि हाँ भी देखिए शेयर्स तो अभी तो मेरे नाम पे ही है ना, ठीक है, ठीक है, मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ट्रांसफर डेट आपके पास आ चुकी है, बट अभी शेयर्स जो मेरे नाम पे हैं तो डिविडेंड तो है वो ट्रांसफर ही को दे दिया जाए, डिविडेंड जो है इस बंदे को दे दिया जाए, मैं खुद कह रहा हूँ अभी तो मेरे नाम पे है, ठीक है, तो कंपनी आपको डिविडेंड दे देगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये खाली डिविडेंड के केस में नहीं होता, ऐसे शेयर्स के ऊपर इवन के जो बोनस इशू है, राइट इशू है, ठीक है, डिविडेंड भी है, ठीक है,
इन सभी को क्या है कि कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि इसका ऑनर कौन है। ठीक है ना। तो कहते हैं कि वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, बताया कि जहाँ पे क्या है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर यूजुअली क्या होता है, ट्रांसफर डीड। ठीक है, यूजुअली क्या होती है, ट्रांसफर डीड। अब मैंने आपको शेयर ट्रांसफर किए तो हमारे बीच में क्या लिखी गई, ट्रांसफर डीड। ए ने बी को शेयर ट्रांसफर किए हैं तो ट्रांसफर डीड लिखी गई। अब कंपनी के पास वो ट्रांसफर डीड जमा होनी है। ठीक है, अभी उसकी क्या है कि रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। कहते हैं वेयर एनी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। कंपनी को ट्रांसफर डीड जो है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, वो दिया गया है किस काम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, और रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। सिंपल। ठीक है, देन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एक्ट में कुछ भी लिखा है छोड़ो, कहते हैं रिस्क नहीं लेना। क्या करना है, इट शैल बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो ये पैसा है कहाँ ट्रांसफर कर दो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनलेस, ठीक है, ये जो मैंने समझाया आपको कि अगर ट्रांसफर खुद ही कह दे राइटिंग में कि दे दो, अनलेस देयर इज रिटन ऑथराइजेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड होल्डर। ठीक है, अभी तो मेरे नाम पे ही है, टू पे द डिविडेंड इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो मैंने ही कह दिया दे दो ट्रांसफरी को, तो ठीक है, मेंशन इन द डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ। तो पहला क्या है कि जहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन डिलीवर्ड टू द कंपनी एंड सच रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर इज स्टिल पेंडिंग, तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ। तो क्या है कि अभी तो क्या है कि डिविडेंड किसी को देना ही नहीं है, अनलेस, अनलेस क्या है कि जो रजिस्टर्ड होल्डर है वही कंपनी को राइटिंग में ऑथराइज कर दे कि दे दो ट्रांसफरी को, तो दे दो। ठीक है, तो क्या है, बी ट्रांसफर्ड अनपेड अकाउंट, बी कैप्ट इन अबेयंस। बी कैप्ट इन अबेयंस क्या है कि साइड पे रख लो, अभी इसको एक जगह पे रखो, साइड पे रखो, दो मत। ठीक है, बी कैप्ट इन अबेयंस इन द राइट ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स। ठीक है, तो डिविडेंड हो गया, बेशक राइट शेयर्स हो गए या बोनस शेयर्स हो गए। ठीक है, डिविडेंड है या राइट शेयर्स है या बोनस शेयर है, कुछ भी क्या है कि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, डिविडेंड है, राइट शेयर्स हैं, बोनस शेयर्स हैं, नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अभी क्या है कि कैप्टन अबेयंस है, इसको साइड पे रख दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या है 126 का, कि जहाँ पे क्या है कि शेयर्स ट्रांसफर किए गए हैं और ट्रांसफर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कंपनी को दे दिया गया है, हैज बीन डिपॉजिटेड विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल पेंडिंग। तो कंपनी क्या करेगी, अब जो डिविडेंड है या उसके ऊपर बोनस शेयर्स है या राइट शेयर्स हैं, ठीक है, तो क्या है कि वो सारा के सारा क्या है कि शैल बी कैप्टन अबेयर्स। ठीक है, अनलेस अगर जो रजिस्टर्ड होल्डर है वो कंपनी को कह दे, रिटर्न ऑथराइजेशन दे दे कि हाँ भी जो डिविडेंड है या बोनस है या राइट है इसको दे दिया जाए, तो दे दिया जाए। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन कौन सा है, 127। यह है पनिशमेंट का, कि जहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और आपको पता है कि 123 के 124 के अकॉर्डिंग कि जो डिविडेंड है दैट हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब 30 दिन के अंदर पे नहीं किया गया तो क्या है कि फिर अब उसकी जो है कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारे बताए गए हैं 127 के तहत। ठीक है, इसमें कहते हैं कि देखिए, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड आफ्टर declaration and warrant in respect thereof has not been posted within 30 days to entitled shareholders। ठीक है, डिविडेंड पे नहीं किया गया या डिविडेंड वारंट था वो पोस्ट ही नहीं किया गया, तो क्या होगा, तो कंपनी का हर एक वो डायरेक्टर उसको पता है कि ये डिफॉल्ट हो रहा है, उसको 2 साल तक की क्या है सजा होगी। ठीक है, क्या है, 2 साल तक की सजा होगी एंड विथ फाइन विच शैल बी नॉट लेस देन ₹1000 पर डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ठीक है, तो जो डायरेक्टर है उसको 2 साल तक की सजा, ठीक है, मे एक्सटेंड टू 2 years एंड साथ में और नहीं है, याद रखना है। और जो फाइन है वो कितना होगा, शेल नॉट बी लेस देन ₹1000 पर डे। तो कम से कम फाइन कितना हो गया, 1000 पर डे। ठीक है, और अप टू 2 साल तक की जेल, याद रखना है। ठीक है, एंड साथ में, और जो कंपनी है उसे सिंपल ब्याज पे करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। अब आप पूछेंगे सर जो 124 में जो 12% ब्याज था वो किस चीज़ का था, अरे वो तो था कि जब कंपनी क्या है कि जो अनपेड डिविडेंड जो था वो ट्रांसफर नहीं करती अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो वहाँ पे ताकि जितना अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर नहीं किया, जो भी देना रहता था अनपेड था, तो उसके ऊपर 12% कंपनी ब्याज देगी और उस ब्याज को
किसको दे दिया जाएगा आगे, जिन लोगों का ये डिविडेंड देना रहता है, तो उनको क्या है कि उनके आउटस्टैंडिंग डिविडेंड के अकॉर्डिंग उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो 12% उस चीज़ का था। तो यहाँ सिंपल कहते हैं कि एक तो जो डायरेक्टर है जो नोइंगली क्या है कि पार्टी टू द डिफॉल्ट है, ठीक है, जिसको पता है कि हाँ भी डिफॉल्ट हो रहा है और उसमें चुप करके बैठा है, तो उसको क्या है कि 2 साल तक की जेल होगी एंड कम से कम जो फाइन लगेगा वो 1000 पर डे लगेगा। एंड कंपनी जो है उसको क्या है 18% पर एनम तक सिंपल जो ब्याज है वो देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं कि अब कुछ से केसेस ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सेप्शंस कह सकते हैं कि जहाँ पे क्या है कि ये जो पेनल्टी है, पनिशमेंट वगैरह है, ये नहीं लगेगी। अब मान लीजिए कंपनी की गलती ही नहीं है, डिविडेंड जो पे करना है वो कब करना है, डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर। अब जो डिले हुई है उसमें कंपनी की गलती ही नहीं है, या फिर क्या है कि इन्वेस्टर ने कोई कंडीशन ऐसी लगा रखी है जिसको कंडीशन को पूरा ही नहीं कर सकती कंपनी, या फिर क्या है कि जो ओनरशिप के रिगार्डिंग ही झगड़ा है, शेयर्स किसके हैं इसके इसके रिगार्डिंग ही झगड़ा है, या मान लीजिए ऑपरेशन ऑफ लॉ काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, धारा 370 हट गई, तो वहाँ तो कोई आवाजाही सब कुछ बंद हो गया। ठीक है, कंपनी का 10 शेयर होल्डर मान लो रहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे कैसे दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ कैसे भेजेंगे डिविडेंड, ठीक है, तो मुश्किल है। तो कहते हैं कि मान लीजिए बैंक की बंद है, हड़तालें चल रही हैं, तो कंपनी कैसे कर सकती है ऐसा। ठीक है, तो जहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ है, या कंपनी की कोई गलती ही नहीं है डिले में, या ओनरशिप के रिगार्डिंग झगड़ा है, ठीक है, या शेयर होल्डर ने ऐसी कोई कंडीशन लगा रखी है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि जहाँ कंपनी ने शेयर होल्डर से कुछ पैसे लेने हैं और कंपनी ने क्या किया, उन पैसों को डिविडेंड में से एडजस्ट कर लिया, यानी कंपनी लॉफुली अपना कोई डेट है उसको एडजस्ट कर लेती है डिविडेंड में से। इन केसेस में क्या है, इन 5 केसेस में क्या है, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। डिले होती है अगर 30 दिन के बियॉन्ड चली जाती है, यानी कि जो पेमेंट है वो विद इन 30 दिन नहीं हो पाती। कौन कौन से केसेस हैं, एक ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ठीक है, दूसरा क्या है कि जहां कंपनी ने लॉफुली एडजस्ट कर लिया अपना पैसा, जो कंपनी ने पैसे लेने हैं शेयर होल्डर से वो लॉफुली एडजस्ट कर लिया, ठीक है, कंपनी की जहां पे कोई गलती है ही नहीं है, ठीक है, या ओनरशिप के रिगार्डिंग झगड़ा है, या फिर शेयर होल्डर ने कंडीशन कोई ऐसी लगा रखी है जिसको पूरा करना असंभव है, पूरा किया ही नहीं जा सकता। ठीक है जी, तो 5 ऐसे केसेज हैं जहां कंपनी या कंपनी का डायरेक्टर लायबल नहीं होता, ठीक है, अंडर सेक्शन 127। चलिए रीड करते हैं फटाफट। डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ काम कर रहे हैं उस कारण से पे नहीं हो पाया। या फिर क्या है कि वेयर ए शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शन टू द कंपनी रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड दीज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। ठीक है, तो पहला था कि डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, और दूसरा क्या हो गया कि जहाँ पे जो शेयर होल्डर है उसने ऐसी डायरेक्शन दे रखी हैं, दिशा निर्देश ऐसे दे रखे हैं जिसको पूरा करना असंभव है। ठीक है, या फिर क्या है, ऑनरशिप के रिगार्डिंग ही झगड़ा है। ठीक है, अब डिविडेंड रिसीव करने के रिगार्डिंग ही झगड़ा है, ठीक है, जब पता ही नहीं ऑनर कौन है, तो ऐसे केसेस में भी क्या है, कंपनी अगर देरी करती है डिविडेंड पे करने में तो कंपनी, ठीक है, उसके लिए लायबल नहीं होगी डिले के लिए। या फिर क्या है, कंपनी ने जो शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो उसको लॉफुली एडजस्ट कर लिया है डिविडेंड में से। ठीक है, और क्या है कि जो फेलियर डिले होने में जो क्या है कंपनी की गलती नहीं है, डिविडेंड की पेमेंट डिले होने में या डिविडेंड वारंट पोस्ट करने में कंपनी की गलती नहीं है। ठीक है, तो 5 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा सेक्शन 127। तो सीधा सीधा याद रखिए कि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसको 30 दिन में क्या है डिक्लेरेशन के पे करना होता है टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, कंपनी पे नहीं करती तो लायबिलिटी अराइज हो जाती है सेक्शन 127 में। जो कंपनी के डायरेक्टर हैं जो नोइंगली क्या है पार्ट एंड टू सच डिफॉल्ट, तो उनको 2 साल तक की जेल एंड 1000 कम से कम जो फाइन है वह क्या है ₹1000 पर डे है ये। ठीक है, ₹1000 पर डे कम से कम फाइन है, एंड जो कंपनी है उसको 18% सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब तक ये डिफॉल्ट चलेगा। 5 केसेज ऐसे हैं जहाँ पे क्या है ये जो पेनल्टी है, ठीक है, पनिशमेंट अराइज नहीं होती। ठीक है, एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट सिंपल है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। मैंने आपको बताया ही था कि जो इंटरिम डिविडेंड होता है इसको बोर्ड डिक्लेयर करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो फाइनल डिविडेंड होता है इसको डिक्लेयर कौन करता है, इसको मेंबर्स डिक्लेयर करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग। और जो इंटरिम डिविडेंड है ये बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स डिक्लेयर किया जाता है, और फाइनल तो बताया मैंने कि एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है। और जो इंटरिम होता है ये बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, अभी अकाउंट फाइनलाइज नहीं हुए, बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट डिक्लेयर किया जाता है, और अकाउंट्स जब फाइनलाइज हो करके एजीएम में जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड फाइनल
डिविडेंड, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बेशक कोई इंटरिम डिविडेंड है या फाइनल डिविडेंड है, एक बार उसको डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको रिनाउंस नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। याद रखना कि डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड, वेदर इट बी इंटरिम और फाइनल डिविडेंड, ठीक है, इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है जी। तो चलिए, सिंपल सिंपल से पॉइंट है। फाइनल डिविडेंड क्या है, एजीएम बाय शेयरहोल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, इंटरिम कौन करता है, बोर्ड करता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो फाइनल डिविडेंड है, ये आपने एफडीएफडी नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज बाय द बोर्ड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कहते हैं कि फाइनल डिविडेंड जो होता है प्रपोज करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और डिक्लेयर कौन करता है, ठीक है, मेंबर्स एंड एजीएम। और जो इंटरिम डिविडेंड है ऑब्वियसली प्रपोज भी कौन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ही क्या है, उसको बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर देता है, बोर्ड ही प्रपोज करता है, बोर्ड ही डिक्लेयर करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरिम। इसको प्रपोज तो बोर्ड करता है, पर जो डिक्लेयर करता है मेंबर करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनुअल, क्या नाम है, फाइनल डिविडेंड, ठीक है। इसको प्रपोज तो किसने किया, बोर्ड ने, और डिक्लेयर किसने किया, मेंबर्स ने, एजीएम, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो कहते हैं कि फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। अब जो फाइनल डिविडेंड है, इसको क्या है कि जो क्या है, जो फाइनल डिविडेंड है, जैसे बताया मैंने कि आफ्टर प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर किया जाता है, आफ्टर प्रिपरेशन एंड अप्रूवल। अप्रूवल कहाँ होती है, एजीएम में, एजीएम में फाइनल डिविडेंड मेंबर अप्रूव करते हैं, उसके बाद क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड इज प्रपोज्ड एंड डिक्लेयर्ड बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो क्या है, अभी एजीएम आनी है, उससे पहले बीएम बुलाई जाती है, तो बीएम में ये प्रपोज होता है और डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। और जो फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम बताई दिया मैंने, और जो इंटरिम डिविडेंड है इट इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एजीएम, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। इंटरिम डिविडेंड क्या है कि बोर्ड डिक्लेयर करता है, ठीक है, बोर्ड ही प्रपोज करता है, बोर्ड ही डिक्लेयर करता है। फाइनल जो है प्रपोज तो बोर्ड कर रहा है, पर डिक्लेयर कर रहे हैं मेंबर्स एंड एजीएम। और जो इंटरिम डिविडेंड है ये बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, और जो फाइनल डिविडेंड है ये आफ्टर प्रेपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों ही डिविडेंड क्या है, एक बार डिक्लेयर कर दिए गए उसको अनाउंस नहीं किया जा सकता, ठीक है, गिव अप, मतलब उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, अनाउंस नहीं मैं कहूँगा, विड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार अनाउंस करने के बाद उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जिसने बताया कि जो फाइनल डिविडेंड है इसको प्रपोज कौन करता है, बोर्ड, ठीक है, प्रपोज कौन करता है, बोर्ड। और जो डिक्लेयर कौन करता है इसको, मेंबर्स। अब एक चीज याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो अब बोर्ड ने मान लीजिए प्रपोज किया 12%, मेंबर्स ने डिक्लेयर कितना किया 12%, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो प्रपोज किया डिविडेंड वो कितना था 12%, ठीक है, बैटरी 12% ही बची है, ठीक है। तो प्रपोज कितना किया बोर्ड ने 12%, और डिक्लेयर कितना हुआ मेंबर्स ने किया 12%, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ने डिक्लेयर किया, प्रपोज किया 12%, मेंबर्स ने डिक्लेयर किया 10%, तो कितना माना जाएगा 10%। फाइनल कितना माना जाएगा, तो फाइनल डिविडेंड है वो कितना माना जाएगा, ठीक है। जब प्रपोज 12 था, डिक्लेयर 12 हुआ, तो 12 ही क्या हुआ यहाँ पे फाइनल डिविडेंड माना गया, ठीक है। जब बोर्ड ने प्रपोज कितना किया 12, मेंबर्स ने अप्रूव कितना किया 10%, तो फाइनल कितना माना जाएगा 10%। अब मेंबर्स ने, बोर्ड ने कहा 12%, मेंबर्स बोलते हैं 14%, बट नहीं, मैक्सिमम कितना है 12%। याद रखना है कि मेंबर्स, नोट कर लो अपनी नोटबुक पे, मेंबर्स जो है वो बोर्ड द्वारा प्रपोज किए गए डिविडेंड को घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। मेंबर्स कैन डिक्रीज द डिविडेंड प्रपोज बाय द बोर्ड बट कैन नॉट इंक्रीज दैट। मेंबर बोर्ड द्वारा प्रपोज किए गए डिविडेंड को घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं अपनी बैटरी ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। चले फिर आगे, तो क्लियर हो गया आपको कि मेंबर्स जो है वो बोर्ड द्वारा प्रपोज किए गए डिविडेंड को क्या है, घटा सकते हैं, पर वो बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे एक कॉन्सेप्ट और है, छोटा सा सिंपल है, बिल्कुल आपको पता ही है, क्या है डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब देखिए एक चीज तो क्लियर है, डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो शेयर्स पे होता है, डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो किस पे होता है, शेयर्स पे होता है। और जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो किस पे होता है, वो डेट्स पे होता है, डिबेंचर्स पे होता है, बॉन्ड्स पे होता है। यानी जो डेट है उसके ऊपर क्या होता है इंटरेस्ट, और जो शेयर्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है डिविडेंड। अब शेयर्स आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन से, इक्विटी, और दूसरे कौन से हैं, प्रेफरेंस। अब देखिए इक्विटी शेयर के ऊपर कभी भी जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और प्रेफरेंस पे हमेशा डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है।
अब देना ना देना मर्जी होती है, बट ये है कि आपको याद होगा प्रेफरेंस शेयर का हमने पढ़ा था सेक्शन 43 में, शेयर कैपिटल चैप्टर में, ठीक है। तो वह साफ साफ कहा था कि प्रेफरेंस शेयर कौन कौन सा क्या होता है कि जिसका क्या है कि दो चीज़ों में प्रायोरिटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर। दो कामों में, ठीक है, दो बातों में जिसको प्रायोरिटी मिलती है, प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर। पहली बात क्या थी कि जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इक्विटी से पहले किसको पे करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कंपनी जब क्या है डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो पहले किसको पे किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और दूसरा डिविडेंड, ठीक है, पहले तो क्या है कि प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलता है एज कम्पेयर टू इक्विटी, और दूसरा कंपनी अगर लिक्विडेशन में चली जाती है, जैसे कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, ठीक है, तो पहले जो पेमेंट मिलती है प्रेफरेंस को मिलती है, उसके बाद इक्विटी को मिलती है। इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो दो चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एज कम्पेयर टू इक्विटी। एक, पहला डिविडेंड जो है वो पहले मिलता है एज कम्पेयर टू इक्विटी होल्डर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। और दूसरा, इफ द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, तो जो लास्ट पैसा बचता है, ठीक है, कंपनी के पास, ठीक है, सबसे लास्ट में किसको पे करते हैं, इक्विटी को, उससे पहले प्रेफरेंस को पे करते हैं, ठीक है जी। तो अब मैं बात कर रहा था डिविडेंड की, ठीक है। तो मैं जैसे बताया कि प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है। इक्विटी के ऊपर डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, इसको मिलती है प्रायोरिटी, ठीक है, इसको बाद में पे करते हैं आफ्टर प्रेफरेंस, ठीक है। और ये याद रखना है कि डिविडेंड जो है वो कभी भी पे करना वो जरूरी नहीं होता, इट इज़ अप टू द कंपनी, कंपनी डिक्लेयर करना चाहे या ना करना चाहे। बट एक चीज़ याद रखना कि जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है, वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं कि अगर एक साल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड ना दिया गया तो अगले साल जो है डिविडेंड पिछले साल का भी क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक साल इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। अब प्रेफरेंस को नहीं दिया तो ऑब्वियसली इक्विटी को भी नहीं दिया, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब एक साल डिविडेंड नहीं दिया, अब दूसरे साल क्या है कि अगर डिविडेंड नहीं दिया गया, अगर दूसरे साल मान लीजिए क्या है कि जब डिविडेंड देंगे तो पिछले साल का भी एक्यूमुलेट हो जाएगा। पिछले साल का 1 लाख है, इस साल का 1 लाख है, तो अगले साल क्या है कि 1 लाख नहीं देना, कितना देना है, 2 लाख, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि पिछले साल का डिविडेंड भी आपस में एक्यूमुलेट, बाद में क्या है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और एक बात और अच्छे से याद रखनी है कि देखिए आपको याद होगा सेक्शन 47, ये भी शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ा था, सब सेक्शन लिंक होते हैं आपस में, कि 2 साल तक अगर लगातार कंजेक्टिवली अगर 2 ईयर्स क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाता तो उनके पास आपको याद होगा कि वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर प्रेफरेंस शेयर को 2 ईयर्स कंजेक्टिवली, ठीक है, डिविडेंड नहीं दिया जाता तो उनके पास क्या आ जाते हैं, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या आ जाते हैं, वोटिंग राइट्स, ठीक है। आप कहोगे सर कहाँ ले गए, जरूरी है भाई, लिंक है, ठीक है, टॉपिक जो है वो लिंक्ड है तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ठीक है, तो डिविडेंड के बारे में कुछ नई बातें भी सीखी आपने, और जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिविडेंड क्या है, जो बताया कि प्रेफरेंस पे होता है, इक्विटी शेयर्स पे होता है, नहीं शेयर्स पे होता है, प्रेफरेंस या इक्विटी, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है कि ये डेट के ऊपर होता है, ठीक है। और डेट में क्या है, डिबेंचर्स हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, बोरिंग्स हो गया, ठीक है, डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी, क्या मतलब है इसका, देखिए जो डिविडेंड होता है वो कंपनी की मर्जी है, ठीक है। अगर कंपनी के पास लॉसेज हैं तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। आपको याद होगा 123 में क्या था कि कंपनी डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करती है, करंट ईयर प्रॉफिट में से, ठीक है, या पास्ट ईयर जो एक्यूमुलेट किए गए प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, ठीक है, रिजर्व्स हैं उसमें से कर सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। मान लीजिए कंपनी के पास ना प्रॉफिट है, ना रिजर्व है, ना गवर्नमेंट ग्रांट है, तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती, ठीक है। अब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो मतलब क्या है कि कंपनी अपनी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, प्रॉफिट तो है नहीं, मतलब कंपनी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कर रही है, तो वो अलाउड नहीं है। पर जो डेट होता है उसके ऊपर ब्याज देना ही होता है, बेशक कंपनी को प्रॉफिट है या नहीं है, कंपनी को कोई प्रॉफिट है या नहीं है, रिजर्व है या नहीं है, कंपनी को डेट के ऊपर ब्याज तो भरना ही भरना है, ठीक है, ठीक है। आप डिविडेंड को कहते हैं कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये गलत लिखा, सही कर लो इसको, ये क्या है कि जो डिविडेंड है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और जो इंटरेस्ट है ये क्या है, मैं आपके नोट्स में सही भी कर दूंगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि यानी कि इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट में से माइनस होता है, यानी इट सेव्स द टैक्स, ठीक है, ये टैक्स को सेव करता है, यानी कि एज ए प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए खर्चा इसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट में से माइनस होता है, ठीक है। बट जो डिविडेंड है
इसे हम क्या बोलते हैं, केवल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट टैक्स लेगी अपना, और टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसमें से क्या है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो होता है वो बिफोर टैक्स होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, इंटरेस्ट जो होता है इट सेव्स टैक्स, और जो डिविडेंड है, ठीक है, डजंट सेव टैक्स। ठीक है, ऐसा क्यों बताया मैंने आपको, डजंट सेव टैक्स। इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए खर्चा माना जाता है, इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है। पर डिविडेंड को क्या है कि हम एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं कर सकते, डिविडेंड को एज एन एक्सपेंडिचर हम ट्रीट नहीं कर सकते, याद रखना आपने। ठीक है, तो डिविडेंड जो है वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बट जो इंटरेस्ट है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से, क्योंकि इंटरेस्ट जो है दैट इज सेविंग द टैक्स, बट डिविडेंड इज नॉट सेविंग द टैक्स। तो डिविडेंड क्या हुआ, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, फिर क्या है कि और डिविडेंड जो है कहते हैं कि इट बिकम्स ए डेट ओनली आफ्टर इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। हमने पढ़ा कि डिविडेंड कंपनी जैसे ही डिक्लेयर करती है उसको 30 दिन में पे करना ही होता है। ठीक है, तो डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर हो जाता है इट बिकम्स ए डेट। ठीक है, इंटरेस्ट तो चलो डेट है ही है, जैसे ही ड्यू हुआ तो ये क्या बन जाता है, डेट, तो डेट के ऊपर डेट हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या है, इट बिकम्स डेट एज बिकम्स ड्यू, तो डिविडेंड एज इट इज डिक्लेयर्ड इज बिकम डेट, फिर तो पे करना ही करना है। ठीक है, अब देखिए डिविडेंड पे करना या नहीं करना ये कंपनी की मर्जी है, तो वो डेट नहीं है, बट जब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो फिर तो पे करना ही करना है, 30 दिन के अंदर करना है, आपको याद होगा। ठीक है, फिर यानी कि डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर होता है तो इट बिकम्स ए डेट, याद रखना आपने। फिर कहते हैं कि राइट टू क्लेम डिविडेंड विल ओनली अराइज आफ्टर द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर रही तो शेयरहोल्डर मांग ही नहीं सकता डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड को लेने का अधिकार केवल तभी अराइज होगा जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, इन जीएम या अगर वो अब क्या नाम है इंटरिम है तो वो बोर्ड मीटिंग में होगा। ठीक है, until and unless it is so declared shareholder has no claim against the company in respect of it। ठीक है, अगर कंपनी क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करती तो कोई भी शेयर होल्डर क्या है कि डिविडेंड नहीं मांग सकता। बट हाँ, इंटरेस्ट जैसे ही ड्यू होता है तो जो लेंडर है जिसका ये जो जिसने पैसे दे रखे हैं कंपनी को उसका राइट अराइज हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट लेने का, क्योंकि इंटरेस्ट जैसे ड्यू होता है इट बिकम्स ए डेट। पर डिविडेंड क्या है कि डिविडेंड लेने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, शेयर होल्डर को, और जैसे ही डिक्लेयर हुआ इट बिकम्स ए दैट, फिर उनका राइट बन जाता है कि 30 दिन में उनको पे किया जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर, ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डेट। और डिविडेंड क्या है कि ये मर्जी है कंपनी डिक्लेयर करे ना करे, और इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, जैसे ये ड्यू हो जाता है तो लिबिलिटी कंपनी की राइज हो जाती है। डिविडेंड डेट तब बनता है जब ये डिक्लेयर होता है, डेट जैसे ही ड्यू होता है ये डेट, इंटरेस्ट जो है जैसे ही ये ड्यू होता है तो ये क्या बन जाता है, डेट। ठीक है जी, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो डिविडेंड है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सॉरी डिविडेंड जो है ये सही मैंने करवा दिया था आपको, डिविडेंड जो है ठीक है ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिविडेंड डजंट सेव द टैक्स, ये कोई टैक्स सेव नहीं करता, और जो इंटरेस्ट है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट सेव्स द टैक्स, ये टैक्स को सेव करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है डिविडेंड वारंट। अब देखिए कंपनी या तो सीधा खाते में पैसे डाल दे, चेक दे दे, या डिविडेंड वारंट दे दे। अब डिविडेंड वारंट होता क्या है, डिविडेंड वारंट में क्या है कि कंपनी के बैंकर का नाम मेंशन होता है, ठीक है, जिसको जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है उसका नाम मेंशन होता है, तो ये कंपनी द्वारा एक तरह से अपने बैंक को ऑर्डर है कि हाँ भाई ये पैसा इस बंदे को देना है, इसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए या इसको दे दिया जाए। तो डिविडेंड वारंट क्या है, इज एन ऑर्डर बाय द कंपनी टू इट्स बैंकर to pay the dividend mentioned in the dividend warrant to the person mentioned in the dividend warrant। ठीक है, तो डिविडेंड वारंट एक ऑर्डर है कंपनी द्वारा अपने बैंकर को कि जो ये डिविडेंड में जो वारंट में जो बंदा मेंशन है, शेयर होल्डर जो मेंशन है उसको ये डिविडेंड दे दिया जाए जो अमाउंट मेंशन है इन द डिविडेंड वारंट। ठीक है जी, चलिए कहते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था 123 में कि डिविडेंड जो भी पेबल है इन कैश हम कैसे पे कर सकते हैं, याद होगा, चेक है या वारंट है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नेफ्ट वगैरह जैसे होता है। ठीक है, एंड इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड व्हेन द चेक और वारंट देयरफॉर इज पोस्टेड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस। ठीक है, जब कंपनी ने चेक भेज दिया है, चेक इनकैश हुआ है कि नहीं हुआ वो उसकी टेंशन है इनकैश करवाना। ठीक है, बट कंपनी ने जैसे ही पोस्ट किया तो मान लिया जाएगा कंपनी ने पे कर दिया, बट हाँ उसको चेक ही बाउंस हो गया भाई। ठीक है, तो फिर वो क्या है कि उसको माना ये जाएगा कि वो पे कंपनी ने किया ही नहीं, क्योंकि वो क्या नाम है बाउंस ही हो गया। ठीक है ना, when the check or warrant therefore is posted to the registered address
और टू सच अदर एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द शेयरहोल्डर एंटाइटल्ड टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड जैसे पता है कि कैश में पे कर सकते हैं, ठीक है। अब कैश में यानी कि आगे उसको डिविडेंड वारंट के तौर पे, चेक के तौर पे या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको पे किया जा सकता है, ठीक है। कंपनी जैसे ही चेक पोस्ट कर देती है, वारंट पोस्ट कर देती है, तो शैल बी डीम्ड दैट द कंपनी हैज पेड द डिविडेंड, बस ये डिफॉल्ट ना हो, ठीक है। अब कहते हैं कि डिविडेंड वारंट क्या होता है, जैसे बता रहा था मैंने भी, इज एन ऑर्डर बाय द कंपनी टू बैंकर। एक कंपनी द्वारा एक ऑर्डर है अपने बैंकर को, ये पर्टिकुलर अमाउंट जो मेंशन है वारंट में, ये क्या है कि पे कर दी जाए किसको, पर्टिकुलर शेयर होल्डर को, जो मेंशन इन द डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट इज एन ऑर्डर बाय द कंपनी टू बैंकर टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड देयरइन टू द शेयर होल्डर whose name is written therein. The shareholder may at his discretion thereafter draw the amount of warrant from his account with the bank and with whom he deposits the warrant for collection, ठीक है। तो अपने पैसे निकलवा सकता है, ठीक है, जहाँ उसने वारंट जमा करवाया उसके खाते में आ चुके हैं, अब वो विड्रॉ कर सकता है पैसे, ठीक है, जैसे मर्जी उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है जी। तो चलिए एक बार इसको समअप करते हैं चैप्टर को, बिल्कुल आसान था ये चैप्टर। अब देखिए हमने जो इसमें सेक्शन पढ़े 5 पढ़े, 123 एक समरी याद करते हैं, ठीक है, 125, 126 एंड 127। उससे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 2 क्लोज 35, बस ये पढ़ा हमने, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज 35 क्या था, डिविडेंड की डेफिनेशन थी, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। और 123 आपको याद होगा ये क्या था कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। तो पहले था सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं करंट ईयर का जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट्स हैं वो, और जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो, ठीक है, या रिजर्व्स हैं वो, ठीक है, या फिर क्या है गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है जी। और कहते हैं कि कंपनी क्या है कि अगर चाहे तो जो रिजर्व में से, रिजर्व बोले तो केवल फ्री रिजर्व, उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है अगर कंपनी के पास लॉसेज है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। उसमें था कि कंपनी अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, पर उस फाइनेंशियल ईयर की एजीएम होने से पहले, उस दौरान वो एजीएम क्या इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ से करना है, ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर के जो अभी जो प्रॉफिट्स हैं उसमें से, या अप टू द प्रीवियस क्वार्टर तक जो प्रॉफिट्स आए हैं उसमें से कर सकते हैं, या पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हो रखे हैं या रिजर्व्स पड़े हैं उसमें से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और याद रखना है कि अगर पिछले क्वार्टर तक अगर लॉस आया है या पिछले क्वार्टर में लॉस आया है, ठीक है, अगर बोर्ड अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है तो पिछले 3 साल का जो एवरेज डिविडेंड है उससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकता। और डिविडेंड डिक्लेयर करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कंपनी ने 73 या 74 जो डिपॉजिट्स के सेक्शन है उसमें कोई डिफॉल्ट अभी क्या है सब्सिस्ट ना करता हो, तो पहले उस डिफॉल्ट को सही करो, फिर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो डिविडेंड है वो कैश में पे करना है, कैश बोले तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर सकते हैं, ठीक है, चेक द्वारा कर सकते हैं और वारंट द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिविडेंड पे किया जा सकता है, ठीक है। और याद रखना है कि नेक्स्ट है कि अगर जो कंपनी अगर रिजर्व में से डिक्लेयर करती है तो रिजर्व केवल फ्री रिजर्व्स होंगे और कोई नहीं होंगे। और याद रखना है कि जो डिविडेंड है वो अनरियलाइज गेन्स में से या नोशनल प्रॉफिट में से जो ड्यू टू द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लायबिलिटी आए हैं, या कैरिंग अमाउंट उसकी चेंज जो एट फेयर वैल्यू डालने के कारण आए हैं, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा है कि कंपनी अगर आउट ऑफ फ्री रिजर्व डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो 3 कंडीशन उसको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन थी कि जो डिविडेंड है वो पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है जो कंपनी के पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स हैं जो क्या है कि लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अपीयर हो रहे हैं उसका 10% से ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना। और ये भी याद रखना है उसमें से जो करंट ईयर का कोई लॉसेज है वो माइनस पहले करने हैं, ठीक है। और तीसरा है कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद जो फ्री रिजर्व में बैलेंस बचना चाहिए वो पेडअप शेयर कैपिटल का एटलीस्ट 15% 15% होना चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो पहले वाली कंडीशन थी कि पिछले 3 साल का एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज़्यादा डिक्लेयर नहीं करना, वो कंडीशन लागू नहीं होगी अगर कंपनी ने पिछले 3 साल क्या है डिविडेंड डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट सेक्शन था 124 जो हमने डिस्कस किया था, वो केवल था अनपेड डिविडेंड अकाउंट का, कि कंपनी अगर 30 दिन के अंदर पे नहीं करती तो क्या है कि नेक्स्ट 7 दिन के अंदर क्या है कि कंपनी जो पैसा है जो अनपेड है डिविडेंड अभी उसे ट्रांसफर कर देगी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, ठीक है। और क्या है कि नेक्स्ट 90 डेज के वजन क्या है कि उसको अपनी वेबसाइट पर डालेगी, फिर उनके जिन लोगों का ये पेंडिंग है आउटस्टैंडिंग है उनके नेम, उनके जो लेटेस्ट नॉन एड्रेस है उनके, ठीक है, अमाउंट वो डालेगी अपनी वेबसाइट पे, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड वेबसाइट है उस पर भी वो डालेगी, ठीक है। और
अगर कंपनी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विद इन 7 डेज ट्रांसफर नहीं करती तो जो अनपेड अमाउंट है उसके ऊपर 12% पर एनम जितना डिले कर रही है कंपनी, ठीक है, उसके ऊपर क्या है कि ब्याज कंपनी को देना पड़ेगा। और ये ब्याज का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जिन शेयर होल्डर्स का ये डिविडेंड है जो अनपेड है उनको दे दिया जाएगा वो ब्याज, उनकी जो अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है उसके प्रपोर्शन में, ठीक है जी। और फिर है कि अगर कंपनी क्या है कि 7 साल नहीं पे कर पाती जो डिविडेंड है, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने के बावजूद भी, तो 7 साल के बाद क्या है कि इसको आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो आईपीएफ का सेक्शन है वो नेक्स्ट है 125 का, उसमें आपको याद होगा कि हमने किया, उसमें पैसा कौन सा जाएगा, आपको याद होगा कि आईपीएफ में जाता है कि जो क्या है कि आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स हैं, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, और एप्लीकेशन मनी होगी, या प्रेफरेंस शेयर्स हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या उसके ऊपर क्या है कि डिविडेंड है, ठीक है। अब ये पांचों आइटम्स क्या हैं कि अगर 7 साल तक पे नहीं हुई तो सारी कहाँ चली जाएंगी, आईपीएफ में। इस कंपनीज एक्ट 1956 में तो 205 ए के तहत जो जनरल रेवेन्यू अकाउंट था, 205 सी के तहत जो आईपीएफ अकाउंट था, उसका जो पैसा है वो इस एक्ट के तहत जो आईपीएफ बना उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो कंपनी से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या इंस्टीट्यूशन से जो डोनेशन आएगी, डोनेशन को भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर वो आईपीएफ के लिए दी गई है, ठीक है। और जो पार्लियामेंट ने, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने अप्रूव करी है, ठीक है, जो ग्रांट का पैसा है, ठीक है, जो आईपीएफ के लिए अप्रूव की गई है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस आईपीएफ में अकाउंट में डाल देगी, ठीक है ना। अब ये सारा पैसा क्या है कि आईपीएफ में रहेगा। उसके अलावा आईपीएफ का जो पैसा है इन्वेस्ट कहीं किया जाता है, उससे जो इनकम आती है निवेश से, अब वो निवेश से जो आई है, इनकम आई है, वो पैसा भी कहाँ चला जाएगा, आईपीएफ अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। और उस पर कहते हैं कि आईपीएफ के जो पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इन्वेस्टर की एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन में ये पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो क्लास एक्शन सूट वगैरह हैं, ठीक है, उसके जो लीगल खर्चे, लीगल एक्सपेंडिचर हैं, उसको बियर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा क्या है कि इसी प्रकार के कोई और खर्चे होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार के कोई और खर्चे होते हैं तो उसको भी एज पर द रूल्स खर्चा किया जा सकता है। और जो डिस्कोर्स्ड अमाउंट है, ठीक है, वो भी क्या है आईपीएफ में आएगी, उसका इस्तेमाल भी क्या है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए किया जा सकता है, ठीक है। फिर ताकि इसका जो आईपीएफ अथॉरिटी है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, आपको याद होगा, एक चेयरपर्सन है, एक सीईओ है, और एक क्या है, ठीक है, बाकी क्या है कि अप टू 7 मेंबर्स हैं। आपको ये भी याद होगा कि चेयरपर्सन जो था वो क्या था कि एमसीए का जो सेक्रेटरी है वो एक्स ऑफिशियो यहाँ पे चेयरपर्सन होगा। और दूसरा था कि जो चेयर अपना सीईओ है वो क्या है, जो एसएजी में, एसएजी रैंक का जो है बंदा कंपनी लॉ सर्विसेज में, तो वो क्या होगा यहाँ पे क्या है, सीईओ होगा, ठीक है। और जो अप टू 7 मेंबर्स है उसमें से एक मेंबर क्या है कि जो सेबी नॉमिनेट करेगी, जो उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट का है, एक्स ऑफिशियो, ठीक है। ऐसे ही आरबीआई नॉमिनेट करेगी इसी प्रकार का बंदा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या उससे ऊपर की पोस्ट का, ठीक है, मेंबर एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, ठीक है। और एक क्या होगा, जो लीगल जो एक्सपर्ट होगा, एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट है, जो सीजी नॉमिनेट करेगी। और अप टू 3 मेंबर्स कौन से होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जिनका क्या है कि इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन में, अवेयरनेस में क्या है योगदान रहा है, ठीक है। ये आईपीएफ का था। आईपीएफ में ये भी था कि जो अकाउंट्स है वो क्या है कि आईपीएफ अथॉरिटी मेंटेन करेगी और इन कंसल्टेशन विद द जो है कैग मेंटेन करेगी। अब जो कैग है यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वही क्या है कि आईपीएफ अथॉरिटी के जो अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं उसको ऑडिट करेगा। अब आईपीएफ अथॉरिटी ये क्या है कि एनुअल रिपोर्ट भी मेंटेन करेगी, जिसमें उसकी सारी की सारी सालाना जो एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियां हैं, उसमें आ जाएंगी। अब जो ऑडिट किए गए अकाउंट्स हैं प्लस जो रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आईपीएफ अथॉरिटी सबमिट करेगी, कैग को कैग सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में पेश कर देगी, ठीक है जी। नेक्स्ट था 126, इसमें था कि अगर जो कोई डॉक्यूमेंट ऑफ जो ट्रांसफर है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है वो रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है कंपनी को, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी पेंडिंग, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है पेंडिंग है, तो डिविडेंड किसी को भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, किसी भी केस में किसी को भी नहीं दिया जाएगा। बट हाँ, जो रजिस्टर्ड होल्डर है अगर वही रिटर्न ऑथराइजेशन दे दे कंपनी को कि ट्रांसफरी को ये डिविडेंड दे दिया जाए, तो कंपनी क्या है कि फिर ऐसे जो ट्रांसफरी है उसको डिविडेंड दे सकती है, या बोनस या राइट शेयर्स, ठीक है, तीनों के ऊपर, तीनों ही केस में ये सेक्शन क्या है अप्लाई हो जाता है। लास्ट जो सेक्शन था वो था हमारा 127, वो क्या था कि अगर कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं पे करती तो उस केस में क्या होगा कि जो डायरेक्टर है कंपनी का, जो नोइंगली डिफॉल्ट है, नोइंगली पार्टी टू द डिफॉल्ट है, उसको क्या है कि तो 2 साल तक की जेल होगी एंड 1000 पर डे क्या है उसको फाइन लगेगा, एंड जो कंपनी है उसको 18% सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 एक्सेप्शन है जहाँ पे क्या है कि डिले होती भी है, ठीक है, देरी होती भी है, तब भी कोई क्या है कार्रवाई नहीं होगी। तो कौन से केसेज है जहाँ पे क्या है कंपनी ने लॉफुली एडजस्टमेंट कर लिया है शेयर होल्डर से, ठीक है, या फिर क्या है कि जो डिले हुई है, ठीक है, उसमें कंपनी की कोई गलती है ही नहीं।
ठीक है, या शेयरहोल्डर ने कोई ऐसी कंडीशन लगा रखी है जिसको पूरा कर पाना कंपनी के लिए असंभव है, ठीक है, या कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रखा है, ठीक है, या फिर ओनरशिप के रिगार्डिंग ही क्या है कि झगड़ा है, ठीक है, शेयरहोल्डर की शेयर्स की ओनरशिप के रिगार्डिंग ही क्या है, झगड़ा है, ठीक है। तो ये जो 5 सेक्शंस है प्लस सेक्शन 2 क्लोज 35 है, ये आपने अच्छे से करने हैं, ठीक है, जो मैंने काफ़ी अच्छे से इस चैप्टर में कवर किए हैं। आई होप कि आपको चैप्टर काफ़ी आसानी से समझ आया होगा, क्योंकि चैप्टर में कुछ खास था नहीं। बट हाँ, देखिए, अब जो प्रोविजंस होती हैं, ठीक है, आपको पता है कि एग्जाम में क्या होता है कि एक लाइन में से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तो आपने क्या है कि हर एक प्रोविजन को ध्यान से पढ़ना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का तरीका क्या होता है कि पहले आपने प्रोविजन को ध्यान से पढ़ा सुना जैसे भी है, ठीक है, उसको बाद में एक बार खुद माइंड में अपने उसको रिवाइज करके देखना है। जैसे ही आप रिवाइज करते हैं फिर वो चीज़ें आपके माइंड में रिटेन हो जाती हैं, ठीक है जी। तो चलिए, इस चैप्टर में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।